टिया पानी का ग्लास लेकर साइड टेबल की तरफ बढ़ गई। अश्वथ ने कॉल रिसीव किया और फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से विक्टर की आवाज सुनाई दी। बॉस, अमाया एंटोनी को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। आई डोंट नो, ये सच में अजीब है। पुलिस का इन्वॉल्व होना समझ नहीं आ रहा है। जिन्होंने उसका किडनैप किया था वो लोग ब्लैक डेविल के लोग नहीं हैं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि वो लोग ब्लैक डेविल और उसके लोगों के अगेंस्ट हैं। ये सुनकर अश्वथ के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, उनके बारे में कुछ और पता है? मतलब उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? विक्टर ने जवाब दिया, उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस स्टेशन जाकर ही पता चल सकता है वो लोग कौन हैं और उन्होंने अमाया एंटोनी को किस लिए किडनैप किया। अभी अभी पता चला है कि ब्लैक डेविल से जुड़े लोगों को खोजकर कोई मार रहा है। पुलिस तो पहले से ही उनके पीछे पड़ी है, लेकिन कोई पर्सनली उनसे दुश्मनी निकाल रहा है। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा। विक्टर भी चुप हो गया। टिया अश्वथ को देख रही थी। विक्टर ने चुप रहने के कुछ देर बाद कहा, आपने जो कहा था वो काम हो गया है। अश्वथ के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उसने कहा, क्या पता चला? विक्टर ने कहा, व्योम ने मुझे सारी डिटेल भेज दी है और मैंने भी अपने सारे सोर्सेस लगा दिए थे। हमारा शक बिल्कुल सही है। ये सुनते ही अश्वथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो बस यही नहीं सुनना चाहता था। विक्टर ने कहा, अमोघ राजवंश की मौत के पहले से ही ओजन ब्लैक डेविल का हिस्सा रहा है, क्योंकि मिसेस सिद्धांत उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी। वो सिर्फ इवान राजवंश को ही नहीं, अमोघ राजवंश को भी अच्छे से जानता था, लेकिन अमोघ राजवंश उसे नहीं जानते थे। ब्लैक डेविल का चेहरा भले इवान राजवंश है, लेकिन दिमाग ओजन सिद्धांत का है। उसने ही विक्रम माथुर को मरवाया है, क्योंकि उन्होंने आपके और यंग मैडम के एक्सीडेंट में अमोघ राजवंश का साथ दिया था। अश्वथ ने छोटा सा जवाब दिया, फिर उसने टिया को देखा, जो उसे ही एकटक देख रही थी। उसने उसे पता चलने नहीं दिया। वो उसे देखकर मुस्कुराया, जिस पर वो भी मुस्कुराई। उसे लगा कि विक्टर ने भी उसे यही कहा कि ओजन इन सब में शामिल नहीं है। वो कमरे से बाहर चली गई। अश्वथ ने कहा, इसलिए ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। विक्टर ने कहा, हाँ बॉस, अंदर की बात पता चली है कि जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए राजी नहीं हुआ, उन्हें उसने खत्म कर दिया, जिस वजह से ब्लैक डेविल में किसी ने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। अश्वथ ने कहा, ठीक है, बाकी की इन्फॉर्मेशन मुझे मेल कर दो। पता लगाओ कि अमाया ठीक है या नहीं। विक्टर ने कहा, हाँ, मैं कुशाल को कॉल करता हूं। अश्वथ ने कहा, व्योम को भी बता दो, वो उसे पसंद करता है, वो भी तो उसके लिए ही आई है। विक्टर ने कहा, मैं उसे बता दूंगा। अश्वथ ने कॉल कट किया। उसके चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। उसका शक बिल्कुल सही था। विक्टर ने बिल्कुल सही कहा था कि ओजन सिद्धांत जैसा दिखता है वैसा है नहीं। सूरत भले ही उज्जवल आनंद से मिलती हो, लेकिन सीरत काव्या सिद्धांत के जैसी थी। अब चिंता सिर्फ इस बात की थी कि टिया ये जानने के बाद कैसा रिएक्ट करेगी। ऐसा लग रहा था जैसे जिस उज्जवल आनंद से वो अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था, उसी का बेटा आज इस मोड़ पर खड़ा है जहां से उसे वापस लाया नहीं जा सकता। उधर टिया अपने आर्ट रूम की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर जाकर लाइट ऑन की। वहां एकदम से उजाला हो गया। वो खिड़की की तरफ बढ़ गई और उसे झटके से खोला। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं। उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया। वो फफक कर रो पड़ी। वहीं कमरे में इयारा और रियो एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। इयारा के बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। रियो के शर्ट के सारे बटन टूट गए थे और शर्ट उसके शरीर से लटक रहा था। उसके बालों का नक्शा भी बिगड़ा हुआ था। इयारा ने कहा, तुमने मेरी ड्राइंग को खराब क्यों कहा? रियो ने कहा, तुमने अच्छी नहीं बनाई है, ऐसे नहीं बनाते हैं। तुमने मेरी ड्राइंग फाड़ दी, मम्मा को बताऊंगा। इयारा ने कहा, मैं भी पापा को बताऊंगी कि तुमने मेरी ड्राइंग को बुरा कहा। मैंने सेब बनाया था। रियो ने कहा, वो सेब नहीं है, सेब रेड होता है, येलो नहीं होता है। वो सेब जैसा भी नहीं दिख रहा है, वो तो सर्कल है। इयारा ने चिल्लाते हुए कहा, वो सेब है, वो पक गया है। रियो भी चिल्लाया, सेब रेड होता है, तुम्हें पता नहीं है। इयारा ने कहा, कहा ना सेब है मतलब सेब है। रियो ने कहा, सेब नहीं है, ये सेब है।
उसने अपनी ड्राइंग दिखाई जिसमें उसने सेब बनाकर रेड कलर किया था। इयारा ने आगे बढ़कर उसकी ड्राइंग छीन ली और फाड़ दी। वो गुस्से में देखने लगा। उसने उसके सिर पर मारा। फिर क्या था, इयारा ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो पीछे जोर से गिर पड़ा और अगले ही पल उसके रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आयंश जो नीचे जा रहा था वो रुक गया और रोना सुनकर जल्दी से उनके कमरे में गया। रियो को गिरा देखकर उसने उसे जल्दी से उठाया और चुप कराते हुए बोला, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, ये तुम्हारी हालत। फिर उसने इयारा को घूर कर देखा। उसने उसे डांटते हुए कहा, इयारा ये तुमने क्या किया है। इयारा ने कुछ नहीं कहा। वो उसे घूरने लगी। आयंश मन में सोचने लगा, हिश, क्या बच्चे हैं, इनके माँ बाप इतने शांत और सुशील हैं और ये दोनों। हिश, मन तो कर रहा है इन दोनों को जीभ भर के पीट दूं, लेकिन मार खाने के बाद रोएंगे, फिर मैं ही बड़ा भाई पिट जाऊंगा। वो भी इयारा को घूर कर देखने लगा। रियो सुबक सुबक कर रो रहा था। उसने कहा, इयारा ने मुझे पीटा, मुझे धक्का दिया। आयंश ने उसकी बात सुनकर उसे देखा और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, मैं हूं ना, अभी मैं इयारा को पनिश करूंगा। उसने उसे घूर कर देखा। इयारा झट से बोली, उसने भी तो मुझे मारा। आयंश की नजर उसके बालों पर पड़ी। उन्हें देखकर उसे हंसी आ गई। इयारा उसे हंसते हुए देखकर बोली, आप हंस क्यों रहे हो? अगर आपने हंसना बंद नहीं किया तो मैं आपको भी मारूंगी। आप दोनों को पटक पटक कर मारूंगी। ये सुनकर आयंश चुप हो गया। उसका कोई भरोसा नहीं था। पटक पटक कर तो नहीं, लेकिन उसके साथ कुछ खुराफात हो सकती है। वो उसे बड़ा भाई होने के नाते प्यार से समझाते हुए बोला, यारा ये अच्छी बात नहीं है, रियो बड़ा भाई है ना, बड़े भाई को कोई इस तरह मारता है क्या? बड़ा भाई है, बड़े होने के बाद वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। इयारा ने उसकी बात पर कहा, मुझे नहीं करवाना कोई प्रोटेक्ट, वो तो खुद रोता रहता है। स्कूल में मैं उसको बचाती हूँ, मैं उससे बड़ी हूँ। रियो रोते हुए बोला, मैं बड़ा हूँ। आयंश ने उसे देखा। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वो उसके आंसुओं को पोंछने लगा। उसने कहा, बस हो गया, रोना बंद करो। अब तुम दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो और ये झगड़ा खत्म करो, मुझे कहीं जाना है। इयारा ने कहा, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। रियो ने कहा, मैं भी नहीं बोलूंगा, बहुत मारा है। आयंश ने झुंझलाते हुए कहा, तो मैं बोलता हूँ सॉरी, मुझे बख्श दो तुम दोनों, हाथ जोड़ता हूँ, एक दूसरे को सॉरी बोलो और झगड़ा खत्म करो। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और माथे के पास लेकर गया। दोनों उसे ही देख रहे थे। इयारा ने कहा, उसने मेरी ड्राइंग को खराब कहा, मुझे बनानी नहीं आती है कहा। ये सुनकर आयंश ने अपने दोनों हाथों को हटाया और उसे देखा। फिर जल्दी से सिर घुमाकर रियो को देखा। उसका भोला और रोता चेहरा देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसने ऐसा कुछ कहा है। रियो ने हिचकियां लेते हुए कहा, तुम्हें नहीं आती, वो सेब नहीं है, सेब रेड कलर का होता है, येलो कलर का नहीं होता है। ग्रीन एप्पल होता है और रेड एप्पल होता है। इयारा ने कहा, येलो एप्पल भी होता है, तुमको नहीं पता। रियो ने आयंश को देखा और कहा, भैया येलो एप्पल नहीं होता है, उसको बोलो ना, उसकी ड्राइंग तो एप्पल की जैसी भी नहीं दिखती। इयारा दोनों को घूर कर देख रही थी। वो अपने पैर पटकते हुए बोली, येलो एप्पल होता है, होता है, होता है, होता है। रियो ने कहा, येलो एप्पल नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, तुम्हारा एप्पल एप्पल नहीं है। आयंश दोनों को देख रहा था। वो अपने मन में बोला, एप्पल एप्पल कहना बंद करो, वरना चप्पल से दोनों को मारूंगा। सेब को उसके खानदान से ही बाहर कर दिया। वो उन दोनों को घूर कर देखने लगा। उसने कहा, चुप, तुम दोनों के दोनों चुप। तुम दोनों का एप्पल एप्पल ना होकर चप्पल हो गया है। मेरा चप्पल तुम्हारा चप्पल, मेरा तुम्हारा ना जाने किसका एप्पल वाला चप्पल। इयारा ने कहा, येलो एप्पल होता है। रियो ने कहा, नहीं होता है। आयंश खड़ा हो गया और दोनों को घूरते हुए बोला, येलो एप्पल होता है, नहीं होता है, बस इतनी सी बात के लिए तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ झगड़ा किया। अरे येलो एप्पल होता है। ये सुनकर रियो उसे ही देखने लगा। उसका रोना अचानक से बंद हो गया था। वहीं इयारा खुश हो गई थी। वो बोली, देखा, मैंने कहा था ना, येलो एप्पल होता है।
अयंश ने रियो को देखा, जो पलकें झपकाते हुए उसे देख रहा था। उसने शांत आवाज में कहा, हाँ बेटा, येलो एप्पल होता है। रियो ने कहा, लेकिन उसकी ड्राइंग तो एप्पल की जैसी नहीं है, वो तो सर्कल है। इयारा ने कहा, एप्पल है, अभी दिखाती हूँ। उसने अपनी ड्राइंग नीचे से उठाई और दिखाई। अयंश ने जब उसकी ड्राइंग देखी तो वो फटी आंखों से देख रहा था। ये किस एंगल से एप्पल था? वो तो सर्कल भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पीला रंग जबरदस्ती भर रखा था। इयारा ने कहा, ये येलो एप्पल है। अयंश ने पूछा, कहाँ है एप्पल? इयारा ने कहा, दिखा तो रही हूँ भैया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? रियो ने कहा, ये एप्पल नहीं है, ये तो एप्पल के जैसे भी नहीं दिख रहा है, ये तुम्हारे जैसा दिख रहा है। उसने इतना सुना ही था कि उसने अपनी ड्राइंग शीट को फेंक दिया और उसकी तरफ झपट पड़ी। वो मैं नहीं हूँ। वो रियो को फिर से पकड़कर पीटती, उससे पहले अयंश ने उसे पकड़ लिया और कहा, अरे बस भी करो, अपने बड़े भाई की जान लोगी। बेचारा पहले से रो रहा है, तुम उसे फिर से पीटोगी। इयारा हाथ पैर मारते हुए बोली, वो नहीं रो रहा है, चुपचाप है, अब रोएगा। रियो, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, मैं पापा को बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी। तुमने मेरी ड्राइंग को मेरे जैसी दिखती है बोला है, तुम भी अपनी ड्राइंग की जैसी दिखती हो, रेड एप्पल। अयंश के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया था। उसने देखा कि दोनों भाई बहन ना एक दूसरे को सॉरी कहने को तैयार हैं, ना ही झगड़ा खत्म करने को। उसका मन किया कि यहीं फर्श पर अपना सर पटक दे। उसने इयारा को पकड़ा, फिर रियो को देखकर कहा, चलो तुम दोनों मामी के पास चलो, एप्पल की जगह चप्पल खाना, चलो। वो इयारा को लेकर निकल गया। इयारा ने जब सुना कि वो उसे उसकी मम्मा के पास लेकर जा रहा है तो उसका नाटक शुरू हो गया। मुझे नहीं जाना, हाँ मुझे नहीं जाना, नीचे उतारो भैया, नीचे उतारो। अयंश ने उसकी नहीं सुनी तो वो उसे मारने लगी, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसे लेकर सीधे आर्ट रूम की तरफ बढ़ गया। उसका दरवाजा खुला था, मतलब वो वहीं थी। उसने पीछे पलटकर देखा, रियो उसके पीछे आ रहा था। इयारा से ज्यादा खराब हालत रियो की थी। इयारा ने उसका नक्शा ही बिगाड़ दिया था। वो सीधे अंदर गया और बोला, मामी आप इन दोनों को संभालो, एक दूसरे के साथ फिर से झगड़ा किया है। कुछ दिन तक प्यार से रहते हैं, फिर एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं। एकता नाम की कोई मन में भावना ही नहीं है।